Hello everyone. It's chapter 1 history, how, when and where. As I have already told you in the part 3rd of the Indian Constitution, that now I will start chapter 1 of history, that is about dates and everything. As the name suggests, it tells how, when and where. इसमें हम इस चैप्टर में हमें when का आंसर मिलेगा कि डेट्स के बारे में हम अच्छे से समझेंगे कि डेट्स कितनी ज़रूरी होती हैं, क्यों ज़रूरी होती हैं, किस लिए ज़रूरी होती है। तो चलो चैप्टर शुरू करते हैं। हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स? देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स। एक समय था जब हिस्टोरियंस ना जगह जगह डेट्स ही डेट्स लिखते थे और उन्हें डेट्स सोच सोच के आश्चर्य भी होता था। There were heated debates about the dates on which rulers were crowned or battles were fought. कभी कभी हिस्टोरियंस पे लड़ाई हो जाती थी। एक बोलता था कि इस दिन वो गद्दी पे बैठे थे राजा, दूसरा बोलता था नहीं वो इस दिन बैठे थे, इस दिन उन्होंने युद्ध लड़ा था, दूसरा बोलता था नहीं उन्होंने इस दिन युद्ध लड़ा था। ऐसे उनके बीच में कभी कभी लड़ाई भी हो जाती थी। इन द कॉमन सेंस नोशन हिस्ट्री वॉज सिनोनिमस विद डेट्स। हम लोग कॉमनली अपन जब बातें करते हैं तो अपन लोग है ना ये सोचते हैं हिस्ट्री में तो बस डेट ही डेट है, तो हिस्ट्री मतलब वैसे रिलेटेड टू डेट्स ही होती है। यू मे हैव हर्ड पीपल से आई फाउंड हिस्ट्री बोरिंग बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स। इज़ सच अ कंसेप्शन ट्रू? अब देखो जब आपने ना जैसे 6th क्लास में आओगे तो है ना सबके सब आपके फ्रेंड्स बोलते होंगे कि ना मैंने सुना है कि हिस्ट्री में तो बस डेट ही डेट है ना। तो फिर ना क्या ये बात सही है? हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम। हिस्ट्री का मतलब है वो चेंजेस जो समय से समय में बदलाव ला रहे हैं। इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। हिस्ट्री से हमें ये पता चलता है पहले चीज़ें कैसे चलती थी और अब कैसे चलती है ना। As soon as we compare the past with the present, we refer to time. We talk of before and after. जब हम है ना मतलब बात करते हैं कि ना कंपेयर करते हैं पहले को और अब को, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम टाइम देखते हैं या तो बिफोर एंड आफ्टर, पहले और बाद में। लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चंस अबाउट व्हाट वी सी अराउंड अस। हम हमेशा से हिस्टोरिकल क्वेश्चंस नहीं पूछते। वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। हमें लगता है कि ना भाई हाँ हमारे पास आज चाय है तो चाय पी लेते हैं, हमें उससे क्या मतलब है, कैसे बनी वो क्या हुआ। एज इफ़ वॉट वी सी हैज़ ऑलवेज बीन इन आवर वर्ल्ड वी इनहैबिट। हमें लगता है कि जो चीज़ हम जी रहे हैं आज वो पहले से ही है, वो कोई हमें अब नहीं मिली। But most of us have our moments of wonder when we are curious and ask questions that actually are historical. कभी कभी ना अपने मन में अटपटे से सवाल आते हैं, बेड किसने बनाया होगा, ये बल्ब किसने बनाया होगा, ये टीवी किसने बनाए होंगे, कैसे बनाए होंगे, क्या सोचा होगा। तो हम कभी कभी ऐसे हिस्टोरिकल क्वेश्चंस पूछ ही लेते हैं। Watching someone sip a cup of tea at a roadside tea stall, you may wonder when did people begin to drink tea or coffee. कभी कभी आपने किसी को चाय पीते देखा और अचानक से आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाए चाय और कॉफ़ी कब पीना शुरू किया होगा किसी ने। Looking out of the window of train, you may ask yourself when were railways built and how did people travel long distances before the age of railways. कभी आप मान लो ट्रेन में बैठे हो और खिड़की से बाहर देखकर सोचते हो अरे ये ट्रेन किसने डिस्कवर की होंगी, कब की होंगी, और जब ट्रेन नहीं होंगी तो फिर लोग कैसे जाते होंगे लंबी लंबी डिस्टेंसेस। रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, यू मे बी क्यूरियस टू नो हाउ पीपल गॉट टू हियर अबाउट थिंग्स बिफोर न्यूज़पेपर बिगेन टू बी प्रिंटेड। और कभी कभी आप है ना न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते ये सोचते होगे कि ना जब ये न्यूज़पेपर नहीं होंगे तो लोगों को खबर कैसे पता चलती होंगी। All such historical questions refer us back to notions of time. ऐसे पुराने क्वेश्चंस पूछते हैं तो ऑब्वियसली डेट्स तो हमें याद करनी ही पड़ती है। बट टाइम डज नॉट हैव टू ऑलवेज बी प्रिसाइजली डेटेड इन टर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर और अ मंथ। कभी भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर किसी पर्टिकुलर चीज़ की डेट हो। Sometimes it is actually incorrect to fix precise dates to process that happen over a period of time. कभी कभी कुछ चीज़ों को होने में कुछ टाइम लगता है, तो इस वजह से हम उन चीज़ों को एक दिन में तो नहीं कर सकते। ऐसे देखो क्या है कि एक सिल्क वॉर्म है, मतलब एक सिल्क मॉथ बनने में एक कैटरपिलर से एक कुकून से कितना टाइम लगता होगा, बट हमें तो अपन उसको डेट में तो नहीं बांध सकते कि इस दिन वो कुकून से बटरफ्लाई बन गया। ऐसे नहीं हो सकता। इस वजह से जो चीज़ें प्रोसेस बहुत ज़्यादा टाइम लेती है हम उसे किसी एक दिन को नहीं कर सकते डिसाइड कि ना वो उसी दिन से होना शुरू किया था। People in India did not begin drinking tea one fine day.
अपने देश में तो देखो हर चीज़ की है ना दवाई है, चाय पी लो, चाय पी लो, रोज़ सुबह चाय बनती है, शाम को चाय बनती है, चाय का ट्रेंड तो है। बट ऐसे तो नहीं होगा ना कि किसी एक दिन है ना सबने चाय पीना एक साथ शुरू कर दिया और फिर आज तक पी रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। दैट डेवलप्ड अ टेस्ट फॉर इट सम टाइम। उन लोगों ने वो रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी चाय पीते, फिर उन्हें उसके लिए टेस्ट उनके मन में आया, उनको फिर वो अच्छी लगने लगी। देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर अ प्रोसेस सच एज दिस। इस प्रोसेस के जैसे हर किसी प्रोसेस की भी कोई पर्टिकुलर डेट नहीं हो सकती। Similarly, we cannot fix one single date on which British rule was established or the national movement started. और देखो अपन किसी एक पर्टिकुलर डेट तो फिक्स कर नहीं सकते कि इस दिन ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने राज करना शुरू कर दिया, या फिर गांधी जी ने जो नेशनल मूवमेंट चलाए थे वो एक ही दिन में शुरू हो गए और एक ही दिन में ख़त्म हो गए। तो ऐसे थोड़ी होता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, उन्हें बंद करनी पड़ती है जगह, फिर उसमें मूवमेंट स्टार्ट करना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है उसमें उसके लिए भी। और चेंजेस टुक प्लेस विद इन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी में भी चेंजेस लाने में टाइम लगता है। ऐसा तो नहीं है एक दिन आपने सरकार ने ऐलान किया चेंज हो गया, थोड़ा टाइम लगता है हर चीज़ को धीरे धीरे। देखो जब है ना अपनी जीएसटी मतलब लगी थी तो सारे नोट बदल गए थे, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तब है ना उन सरकार ने, मोदी जी ने एक ही बार में अनाउंस कर दिया था कि पुराने नोट बंद हो गए हैं, नए वाले स्टार्ट हो गए हैं। तो उस दिन भी देखो टाइम लगा था लोगों को, लोग बैंक गए, अपने नोट बदलवाए, मतलब हर चीज़ में एक प्रोसेस होता है, उसमें टाइम लगता ही है ना। और all these things happened over a stretch of time. We can only refer to a span of time and approximate period over which particular changes become visible. हम सिर्फ बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम में इतने चेंजेस हुए, ऐसे नहीं बोल सकते, हर चीज़ की कोई डेट डिसाइडेड नहीं है। Why then do we continue to associate history with a string of dates? जब हर चीज़ की डेट होती ही नहीं है तो हम हिस्ट्री को सिर्फ डेट्स क्यों समझते हैं? This association has a reason. इस बात का भी एक रीज़न है। There was a time when history was an account of battles and big accounts. पहले पता है लोग हिस्ट्री क्या समझते थे? युद्ध कब हुआ, राजा ने अपनी गद्दी कब संभाली, उसका बर्थ कब हुआ, ये हिस्ट्री हुआ करती थी। इट वॉज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज। मेनली हिस्ट्री रूलर्स के बारे में होती थी कि उन्होंने क्या क्या नियम बनाए, वो उनकी फैमिली में कौन कौन थे, उनकी किससे शादी हुई, ये सब होती थी। हिस्टोरियंस टोल्ड अबाउट the year a king was crowned, the year he married, the year he had a child, the year he fought a particular war, the year he died, and the year the next year succeeded to the throne. पहले हिस्टोरियंस क्या लिखते थे कि राजा को किस दिन ताज पहनाया गया, किसकी उसकी कब शादी हुई, फिर उसकी कब पहला बच्चा हुआ, फिर उसके बाद उससे पहला वॉर कब लड़ा, फिर कौन सा साल था कि जिसमें वो मर गया, है ना। और वो कौन सी डेट थी जिस दिन अगले रूलर ने गद्दी संभाल ली। For events such as these, specific dates can be determined. ऐसे वाले बातों के लिए तो डेट्स पर्टिकुलर हो सकती है कि किस दिन युद्ध शुरू हुआ था वो एक पर्टिकुलर डेट हो सकती है, किस दिन वो मरे वो पर्टिकुलर डेट हो सकती है, ये सब हो सकती है। Which dates? कौन सी डेट्स? By what criteria do we choose a set of dates as important? हमें कैसे पता चलता है ये डेट इम्पॉर्टेंट है, ये डेट इम्पॉर्टेंट है? The dates we select, the dates around which we compose our story of past are not important on their own. जिन डेट्स को अपन समझते हैं ना ज़रूरी, वो इतनी ज़रूरी नहीं है। They become vital because we focus on particular set of events as important. जैसे देखो अगर आप जिस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हो वो डेट उस टॉपिक के लिए ज़रूरी है, वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आपके लिए तो ज़रूरी है आपके बर्थडे, आपके मम्मी पापा की एनिवर्सरी, ऐसी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पर डेट्स इंपॉर्टेंट आपकी क्यों है? क्योंकि आप उस इवेंट को याद करना चाह रहे हो कि वो कब हुआ था, है ना। इफ़ आर फोकस ऑफ स्टडी चेंजेस, इफ़ वी बिगिन टू लुक एट न्यू इशूज़, अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल अपीयर सिग्निफिकेंट। आप जो पढ़ रहे हो उसके हिसाब से आपकी डेट्स इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो अगर आपने आज ना मतलब बैटल ऑफ कलिंग पढ़ने लगे तो उसमें महाराणा प्रताप नहीं मतलब अशोका द ग्रेट के बारे में होगा वो वॉर, एंड है ना उसमें आप उनके वो कौन कौन से युद्ध में कितने लोग मारे गए, किस दिन उन्होंने किस दिन है ना उनमें कितने लोगों की डेथ हुई, ये सब बातें उस इवेंट के लिए ज़रूरी हो जाएंगी। बट आप ऑन द अदर हैंड अगर बैटल ऑफ बक्सर या बैटल ऑफ प्लासी देखो तो उसमें ना अपन लोग वो देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने पहला वॉर लड़ा था, उनमें कौन सी डेट थी। तो हर किसी इवेंट की अपनी अपनी अलग अलग डेट्स हो जाती हैं, तो वो अलग डेट्स ही हमारे लिए फिर ज़रूरी हो जाती है। कंसिडर एन एग्जाम्पल इन द हिस्ट्रीज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया। अब देखो जब ब्रिटिशर्स का टाइम था तो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ही थे इंडिया में। द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वर्स इम्पॉर्टेंट। जितने भी गवर्नर जनरल आए थे ना अपने देश में
उन सबका रूल उनके लिए ज़रूरी था. These histories began with the rule of first Governor General Warren Hastings and ended with the last Viceroy Lord Mountbatten. क्या है कि ये जो हिस्ट्री लिखते थे ना गवर्नर जनरल की, उन्होंने देखो फर्स्ट गवर्नर जनरल जो कि थे वॉरेन हेस्टिंग्स से लेकर लास्ट वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन तक की उन्होंने हिस्ट्री लिखी थी. इन सेपरेट चैप्टर्स वी रीड अबाउट द डीड्स ऑफ अदर्स. हम धीरे धीरे चैप्टर्स में उनके बारे में पढ़ेंगे. अब देखो इसी पेज पर बगल में एक ऐड दिया हुआ लिप्टन टीज का. पहले के लोग ना इस टाइप के एड्स देते थे और अपनी चीज़ों की पब्लिसिटी करते थे, है ना. ये कितना पुराना सा ऐड है. इसमें देखो एक है ना, एक ड्यूक घोड़े पे बैठा हुआ है और मतलब है ना बस इंडियन वॉल्स हैं इधर, बस ये दे रखा है. लिप्टन टीज को एक तरह से भारतीय दिखाया गया है, वो है बल्कि अमेरिकन ही. हेस्टिंग्स, वेल्सले, बेंटिक, डलहौजी, केनिंग, लॉरेंस, लेटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, एरविन, ये सारे के सारे ना गवर्नर जनरल और वाइसराइज थे अपने देश के, जिनके बारे में हिस्ट्रीज बहुत ज़्यादा है. इट वाज अ सीमिंगली नेवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ गवर्नर जनरल्स एंड वाइसराइज. इतने सारे थे कि ये तो बिना ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे. ऑल द डेट्स इन दीज हिस्ट्री बुक्स वर लिंक टू दीज पर्सनैलिटीज़. और जितनी भी डेट्स थी उस टाइम की हिस्ट्री बुक्स में, वो सब के सब इन लोगों से ही रिलेटेड थी. टू देयर एक्टिविटीज़, पॉलिसीज़, अचीवमेंट्स, उन सब के ही बारे में थी. वो उन्होंने कौन से नियम बनाए, उन्होंने क्या क्या काम कराए, बस यही सब. इट वॉज एज इफ वॉज नथिंग आउटसाइड देयर लाइफ दैट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो. और ये तो ऐसे हिस्ट्री बुक्स में तो उस टाइम बस इन्हीं के बारे में था. तो क्या उस टाइम और लोगों के बारे में कुछ जानने के लायक था ही नहीं क्या, जो सिर्फ इन्हीं के बारे में हम पढ़ते हैं अगर उस टाइम का नाम आता है तो. द क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लाइव्स मार्क द डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. और इनकी जो लाइफ थी ना, वो हमारी बुक की हिस्ट्री चैप्टर्स में भी दे रखी है कि कैसे कैसे ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने कैसे रूल करना शुरू किया, क्या क्या किया, ये सब कुछ ही हम अपनी हिस्ट्री की बुक में भी पढ़ेंगे. कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन अ डिफरेंट वे. क्या हम इस टाइम की हिस्ट्री अलग तरीके से नहीं लिख सकते. हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स. हम दूसरे ग्रुप्स के बारे में कैसे जानेंगे फिर. एंड क्लासेस इन इंडियन सोसाइटी विद इन द फॉर्मेट ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल्स. और अगर सिर्फ गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ते रहे तो हमें और लोगों के बारे में तो कुछ पता ही नहीं चलेगा. व्हेन वी राइट हिस्ट्री और अ स्टोरी वी डिवाइडेड इनटू चैप्टर्स. कभी भी अपन किसी बारे में हिस्ट्री लिखते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, कोई स्टोरी भी लिखते हैं तो अपन क्या करते हैं, पहले उसे चैप्टर्स में डिवाइड कर देते हैं. या फिर अपनी हिस्ट्री की बुक भी देखो, किसी चीज़ की हिस्ट्री लिखते हैं तो उसके भी अपन चैप्टर्स में डिवाइड कर देते हैं. वाई डू वी डू दिस. हम ऐसा क्यों करते हैं. इट इज़ टू गिव ईच चैप्टर सम कोहेरेंस. वो इसलिए कि हर चैप्टर का अपना कोई अस्तित्व हो, कि मतलब हर पार्ट का अपना अपना कुछ वो की ज़रूरत हो उसकी. इट इज़ टू टेल अ स्टोरी इन वे दैट मेक्स सम सेंस एंड कैन बी फॉलोड. और वो इसलिए होता है जिससे कि हमें वो स्टोरी अच्छे से समझ आ जाए और हम धीरे धीरे ब्रेक्स में पढ़ें उसे. In the process, we focus only on these events that help us to give shape to the story we are telling. और ये chapters हमें help करते हैं उस story को अच्छे से समझने में. In the histories that revolve around the life of British Governor General, the activities of Indians simply do not fit. They have no space. अगर हम गवर्नर जनरल्स की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे तो इंडियंस की हिस्ट्री तो उसमें फिट ही नहीं होगी, उनकी तो जगह ही नहीं है उस हिस्ट्री में. What then do we do? फिर हम क्या करें. क्लियरली वी नीड अनदर फॉर्मेट फॉर आर हिस्ट्री. फिर हमें इससे बिल्कुल साफ हमें समझ आ रहा है कि हमें हिस्ट्री के लिए कोई और फॉर्मेट चाहिए हमारी हिस्ट्री के लिए. ठीक है. दिस वुड मीन दैट द ओल्ड डेट्स विल नो लॉन्गर हैव द सिग्निफिकेंस द अर्लियर हैड. और इसका मतलब तो यही हो जाएगा कि जो पुरानी उस टाइम की जो हिस्टोरियंस ने डेट्स लिखी हैं वो तो ज़रूरी नहीं रह जाएंगी. अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल बिकम मोर इम्पॉर्टेंट टू अस. और ना जो नई सेट ऑफ डेट्स हमारे लिए ज़रूरी हो जाएंगी. मतलब देखो, हम जिस बारे में बात करते हैं डेट्स उस बारे में ज़रूरी हो जाती है. गवर्नर जनरल के बारे में बात करें तो उनके बारे में डेट्स ज़रूरी हैं. उस टाइम के लोगों के बारे में बात करें तो उनके लिए अलग डेट्स ज़रूरी है. How do we periodize? In 1817, James Mill, a Scottish economist and political philosopher, published a massive 3-volume work, A History of British India. देखो, जेम्स मिल नाम से पता चल रहा है, ब्रिटिशर है, स्कॉटिश का इकोनॉमिस्ट है, पॉलिटिकल फिलोसोफर है. उसने ना एक 3 वॉल्यूम मतलब 3 वर्जन्स में एक किताब लिखी, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इंटू 3 पीरियड्स. उन्होंने इसमें क्या किया, इंडिया की जो हिस्ट्री है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. दिस पीरियडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड. और अधिकतर लोग इसे
मानने लग गए। कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री? क्या ये सही है एक तरीका इंडियन हिस्ट्री को बताने का? वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री टू डिफरेंट पीरियड्स? हम हिस्ट्री को अलग अलग पार्ट्स में क्यों डिवाइड करते हैं? वी डू सो इन एन अटेम्प्ट टू कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टाइम। वो इसलिए करते हैं जिससे हमें समझ आ जाए। हम बात करें अगर हिंदू हिस्ट्री की, तो हमें हिंदू उसके बारे में कैसे कैसे उन्होंने राज किया पता चल जाए। मुस्लिम्स की बात करें तो मतलब मुगल्स के बारे में हमें अच्छे से पता चल जाए। ब्रिटिशर्स के बारे में बात करें तो उनके बारे में अच्छे से पता चल जाए। तो हमें एक एक टॉपिक के बारे में अच्छे से सब कुछ पता चल जाए, है ना। So the terms through which we periodize, that is demarcate the different between periods, show become important। और अगर हम ध्यान दें तो अलग अलग तरह के पीरियड हमारे टाइम में अलग अलग तरीके के ज़रूरत रखते हैं। They reflect our ideas about the past। वो बताते हैं कि वो क्या मतलब पास्ट को क्या समझते हैं। They show how we see the significance of change from one period to next। उसमें यह दिखाया जाता है कि हम लोगों ने क्या समझा है, चेंजेस कितने ज़रूरी थे पहले से अब। Mill thought that all Asian societies were at lower level of civilization than Europe। जो जेम्स मिल है उन्हें ऐसा लगता था कि एशिया यूरोप से कम डेवलप कर पा रहा है। According to his telling of history, before the British came to India, Hindu and Muslim despots ruled the country। उनके अकॉर्डिंग जब है ना ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं आए थे ना, तो मुस्लिम्स और हिंदूज़ के राजा रूल करते थे। रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट टैबूज एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस डोमिनेटेड अदर्स। अब क्या है कि जो रिलीजियस इंटॉलरेंस है, मतलब एक दूसरे के रिलीजन को नहीं समझते थे लोग, एक दूसरे की कास्ट को लेकर उनके स्टीरियोटाइप्स बनाते थे और है ना मतलब अंधविश्वास को रखते थे। सोशल लाइफ को डोमिनेट करते थे। ब्रिटिश रूल मिल फेल्ट कुड सिविलाइज इंडिया। उनको जेम्स मिल खुद एक ब्रिटिशर थे, तो वो ब्रिटिशर्स को ही सपोर्ट करते हैं। वो क्या बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स ने ही इंडिया को सिविलाइज किया, उसे थोड़ा अर्बन बनाया, उसे थोड़ा डेवलप किया। टू डू दिस इट वॉज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स, आर्ट्स, इंस्टीट्यूशंस एंड लॉज इन इंडिया। और ये सब कुछ इंडिया को सिविलाइज करने के लिए ब्रिटिशर्स की चीज़ें मतलब यूरोपियन आर्ट ट्रेडिशंस को इधर इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी था। Mill in fact suggested that British should conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness of Indian people। Mill के अकॉर्डिंग तो जो जगह रह गई थी ना इंडिया में कब्जा करने के लिए ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो भी उन्हें एक्वायर कर लेनी चाहिए थी, जिससे ब्रिटिश इंडियन पीपल खुश रहते। फॉर इंडिया वॉज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प। और अगर ब्रिटिशर्स नहीं आते तो इंडिया बिल्कुल भी डेवलप नहीं कर पाता। In this idea of history, British rule represented all the forces of progress and civilization। और इस वाली बात में, हिस्ट्री की इस वाली बात में ब्रिटिश रूल को है ना मतलब बिल्कुल अच्छा ही दिखाया गया है जेम्स मिल के नज़रिए से अगर हम देखें तो। द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वॉज वन ऑफ डार्कनेस। उनके अकॉर्डिंग, जेम्स मिल के अकॉर्डिंग, जो ब्रिटिश रूल से पहले का टाइम था वो बहुत बुरा था। कैन सच अ कंसेप्शन बी एक्सेप्टेड टुडे? क्या हम आज इस बात को मान सकते हैं? इन एनी केस कैन बी रिफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम? क्या चलो बता दो कि अगर हम हमारी हिस्ट्री को देखें तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये हिस्ट्री हिंदू थी, ये हिस्ट्री मुस्लिम थी? ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता है ऐसा। डिड नॉट अ वेराइटी ऑफ फेथ्स एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन दीज पीरियड्स? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हिंदू वाले टाइम पे मुस्लिम्स भी हों देश में, वो लोग भी अपने धारणा रखते हों? वाई शुड वी कैरेक्टराइज एन एज ओनली थ्रू द रिलीजन ऑफ रूलर्स? क्या हम रूलर्स के रिलीजन के रूप में सब लोग सब कुछ डिसाइड कर सकते हैं उस टाइम का? टू डू दिस इज टू सजेस्ट दैट द लाइव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अदर्स डू नॉट रियली मैटर। इससे तो हमें यही पता चल रहा है बस रूलर्स के अलावा किसी की ज़िंदगी मैटर ही नहीं करती। वी शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट इवन रूलर्स इन एशियंट इंडिया डिड नॉट ऑल शेयर द सेम फेथ। और ये भी हमें पता होना चाहिए कि इंडिया के सारे रूलर्स एक जैसे ही फेथ मतलब एक जैसी मतलब धार्मिक धारणा, रिलीजन एक जैसा सबका नहीं होता था। मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, हिस्टोरियंस हैव यूज्ड डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है उसको है ना हिस्टोरियंस ने 3 पार्ट्स और में डिवाइड किया है, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। इसका मतलब इंडियन एंशियंट मतलब पुराना, मेडिवल मतलब मिडल वाले बीच वाले टाइम का, और मॉडर्न मतलब आज का ज़माना। दिस डिवीज़न टू हैज़ इट्स प्रॉब्लम। इस डिवीज़न में भी इसकी प्रॉब्लम है। इट इज़ अ periodization that is borrowed from the West, where the modern period was associated with the growth of all the forces of modernity। ये भी क्योंकि
ये वाला भी जो थ्री टाइप्स क्लासिफिकेशन है, ये भी वेस्ट से लिया गया है, ये भी दूसरे कंट्रीज से लिया गया है, ये भी हमारे सिर्फ देश का नहीं है, वहाँ के लोगों के हिसाब से लिया गया है. Medieval was a term used to describe a society where these features of modern society did not exist. Medieval का मतलब होता है कि ना मॉडर्न सोसाइटी में जो भी कुछ है वो मेडिवल में था ही नहीं. कैन वी अनक्रिटिकली एक्सेप्ट दिस कैरेक्टराइजेशन ऑफ मॉडर्न पीरियड? क्या हम ये बात मान सकते हैं? टू डिस्क्राइब द पीरियड ऑफ आर स्टडी, कि है ना हम क्या इस बात को पढ़ें तो सच मान सकते हैं? As you will see in this book, under British rule people did not have equality, freedom और liberty. हम इस बुक में ये पढ़ भी लेंगे कि ब्रिटिश रूल के अंडर जो लोग थे उनमें कोई भी बराबरी ब्रिटिशर्स नहीं देते थे, उन्हें कोई फ्रीडम थी ही नहीं. नॉर वॉज द पीरियड वन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस, और इतनी भी कोई इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही थी हमारे देश की. मैनी हिस्टोरियंस देयरफॉर रेफर टू दिस पीरियड एज कॉलोनियल. इसलिए अधिकतर हिस्टोरियंस से ये जो टाइम था जिस पे ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे राज किया था, इसे कॉलोनियल पीरियड बोला जाता है. अब what is colonial? In this book you will read about the way the British came to conquer the country and establish their rule, subjugating local nawabs and rajas. अब क्या है, इस बुक में हम ये पढ़ेंगे ब्रिटिशर्स ने कैसे हमारे देश पे कब्ज़ा किया, उन्होंने कैसे अपना रूल जमाया और कैसे हमारे लोकल नवाब्स और राजास को अपनी गद्दी से हटा दिया. यू विल सी हाउ दे एस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी. अब इसमें अपन ये भी देखेंगे कि उन्होंने कैसे अपनी है ना मतलब इकोनॉमी मतलब जो नहीं होता मतलब आर्थिक व्यवस्था को और सोसाइटी को कैसे कंट्रोल किया खुद से, और कैसे रिवेन्यू कलेक्ट किया और है ना उनके सारे खर्चे सही कर लिए, मतलब सारे खर्चे उनके पूरे हो जाते थे इंडिया के रेवेन्यू से. बॉट द गुड्स दे वांटेड एट लो प्राइसेस, जो खरीदना था कम पैसों में खरीद लेते थे. प्रोड्यूस्ड क्रॉप्स दे नीडेड फॉर एक्सपोर्ट, जो भी मतलब उन्हें क्रॉप बेचनी होती थी वो है ना वो उगवा लेते थे. एंड यू विल अंडरस्टैंड द चेंजेस दैट केम अबाउट एज अ कंसिक्वेंस. और इन्होंने ये जब जो सब कुछ खुद की मर्ज़ी से किया ना, इसके बाद क्या हुआ ये भी हम पढ़ेंगे. यू विल ऑल्सो कम टू नो अबाउट द चेंजेस ब्रिटिश रूल ब्रॉट अबाउट इन वैल्यूज़ एंड टेस्ट्स. और है ना ब्रिटिश रूल के आने से हमारी मतलब वैल्यूज़, हमारे प्रिंसिपल्स में कितने सारी चेंजेस आए, और ना कितनी सारी बातें मतलब हमें क्या क्या चीज़ें खाने में अच्छी लगने लग गई उनकी वजह से, कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस, और कितने हमारे रीति रिवाज उनकी वजह से बदल गए. व्हेन द सब्जुगेशन ऑफ द कंट्री बाय अनदर लीड्स टू द काइंड ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल चेंजेस रिफर टू दिस पीरियड एज कॉलोनाइजेशन. और जब किसी और कम्युनिटी की वजह से कोई पहले से चली आ रही कम्युनिटी को दबाव डाला जाता है तो उसे, जिसमें सारी कंट्री की हर चीज़ पे चेंज आ जाता है, उसे हम कॉलोनाइजेशन बोलते हैं. You will however find that all classes and groups did not experience these changes in the same way. हर एक मतलब तरह तरह के जो लोग होते हैं, देखो कुछ ट्राइब्स होती है, कुछ कई गांव वाले लोग होते हैं, कुछ शहर वाले लोग होते हैं, तो जो ऐसे वाले लोग थे ना उनके हर किसी की लाइफ में अलग अलग तरह के चेंजेस आए. ऐसे नहीं कि सबकी लाइफ में सेम ही चेंज आए. दैट इज़ वाई द बुक इज़ कॉल्ड अवर पास्ट इन द प्लूरल. इस वजह से हमारी बुक को हम अवर पास्ट बोलते हैं कि हम सबका पास्ट, सिर्फ किसी एक का नहीं. हाउ डू वी नो? अब हमें पता कैसे चलता है? वॉट सोर्सेज डू हिस्टोरियंस यूज़ इन राइटिंग अबाउट लास्ट 250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री. हिस्टोरियंस की ये तो नहीं कि एज ज़्यादा होती है, तो फिर वो 250 साल से पहले की भी हिस्ट्री कैसे लिख सकते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स. एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है कि ना जैसे ऑफिशियली जो काम होता है उसे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बोलते हैं, उसमें रिकॉर्ड्स होते हैं. वन इम्पॉर्टेंट सोर्स इज़ द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन. एक बहुत ज़रूरी सोर्स हिस्टोरियंस के लिए है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स. द ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पॉर्टेंट. ब्रिटिशर्स सोचते थे जो हाथ से लिखना सबसे ज़रूरी काम होता है. एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप. वो जितनी भी पॉलिसीज़ बनाए, जितने भी रूल्स नियम वगैरह बनाए, उन सबको लिख के रखना बहुत ज़रूरी होता है. वंस दिस वॉज डन थिंग्स कुड बी प्रॉपरली स्टडीड एंड डिबेटेड. अगर ये एक बार हो जाता है तो फिर ना आराम से उसे पढ़ के उन चीज़ों को अपनाया जा सकता है. दिस कन्विक्शन प्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोज, नोटिंग्स एंड रिपोर्ट्स. और उनकी इसी बात से अपने देश में जो ये नोटिस वगैरह और ना रिपोर्ट्स वगैरह बनाना शुरू हो गया. द ब्रिटिशर्स ऑल्सो फेल्ट दैट ऑल इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व्ड. और उनके अकॉर्डिंग जितने भी ऑफिशियल काम के जो लेटर्स वगैरह होते हैं उन्हें संभाल के रखा जाना चाहिए. सो दे सेट अप रिकॉर्ड रूम्स अटैच टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस. हर एक, तो फिर उन्होंने क्या किया, हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन के पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट प्रिजर्विंग प्लेस भी उन्होंने तैयार करवा दिया.
The village tehsildar's office, the collectorate, the commissioner's office, the provincial secretariats, the law courts all had their record rooms. हर एक जगह के खुद के record rooms हुआ करते थे. अब क्या है, specialized institutions like archives and museums were also established to preserve important records. और important records को preserve करने के लिए museums और archives ऐसी जगह होती है जहाँ पे चीज़ों को रख के मतलब ध्यान से रखा जाता है, वो जगह बनवाई गई. लेटर्स एंड मेमोज दैट मूव फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू अनदर इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 19th सेंचुरी कैन स्टिल बी रीड इन द आर्चीव्स. और जो पुराने लेटर्स थे वो सारे के सारे हम आज भी आर्चीव में जाके पढ़ सकते हैं. यू कैन ऑल्सो स्टडी द नोट्स एंड रिपोर्ट्स दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स प्रिपेयर्ड. और अपन वो भी रिपोर्ट्स वगैरह भी पढ़ सकते हैं जो उस टाइम के डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स ने भी बनाई थी. और द इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्टिव्स दैट वर सेंट बाय ऑफिशियल्स एट द टॉप ऑफ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव्स. और ब्रिटिशर्स ने क्या क्या लेटर्स भेजे थे हमारे देश के रूलर्स को, वो सब भी हम पढ़ सकते हैं. In the early years of 19th century, these documents were carefully copied down and beautifully written by calligraphists, that is by those who specialize the art in beautiful writing. आपको पता है कैलीग्राफी क्या होती है, अपन लोग डिज़ाइनर राइटिंग में सब कुछ लिखते हैं. तो है ना, ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं इनको है ना बहुत ध्यान से रखा जाता था, कॉपी किया जाता था. और बाय कैलीग्राफिस्ट क्या होते हैं, जो सुंदर सुंदर राइटिंग में सब कुछ नोट डाउन करते हैं. बाय द मिडल ऑफ द 19th century, with the spread of printing, multiple copies of these records were printed as proceedings of each government department. और इसी वजह से हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जब देखो क्या हुआ धीरे धीरे ना प्रिंटिंग बहुत ट्रेंड में आने लगी. तो जब प्रिंटिंग ट्रेंड में आई तो एक एक डॉक्यूमेंट के बहुत सारी कॉपीज़ बनाई जाने लगी जिससे उन्हें प्रिजर्व किया जा सके. When New Delhi was built, the National Museum and the National Archives were both located close to the Versailles Palace. This location reflects the importance these institutions had in British imagination. और क्या है, न्यू दिल्ली जब बना था ना तो नेशनल म्यूज़ियम और नेशनल आर्चीव्स दोनों के दोनों पैलेस के पास थे, मतलब महल के पास ही थे. और इसी वजह से हमें ये पता चलता है कि महल के पास तो वही जगह हो सकती है जो बहुत ज़्यादा मायने रखती है उनके लिए. तो इससे हमें पता चलता है ब्रिटिश इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग आर्चीव्स और म्यूज़ियम कितने ज़रूरी थे. Surveys become important. The practice of surveying also become common under the colonial administration. उस टाइम पे ना सर्वेज लेना बहुत ज़रूरी होने लग गया था. सर्वे क्या होते हैं कि सब लोगों का ओपिनियन लेना, सब लोगों की बात सुनना कि वो क्या बोलना चाहते हैं. द ब्रिटिश बिलीव दैट अ कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेड. ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग हमें हर इंसान का व्यू लेना चाहिए कि डेवलपमेंट कैसे हो सकता है. By the early 19th century, detailed surveys were being carried out in the map of the entire country. Early 19th century के टाइम पे डिटेल्ड मैप मतलब डिटेल्ड सर्वेज हुआ करते थे. मतलब पूरे मैप, कंट्री के पूरे मैप में देखा जाता था कि एक एक कोई जगह रह ना जाए, हर जगह का एक सर्वे होना होता था. इन द विलेजेस रेवेन्यू सर्वेज वर कंडक्टेड. गाँवों में ना टैक्स से रिलेटेड सर्वेज हुआ करते थे. The effort was to know the topography, the soil quality, the flora, the fauna, the local histories and the cropping pattern. और उस जगह के मतलब एग्रीकल्चर के बारे में हमें सब कुछ जानना होता था उस टाइम, है ना. अब क्या होता था, ऑल द फैक्ट्स सीन एज नेसेसरी टू नो अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटर रीजन. और वो सारी बातें पूछी जाती थी जो कि ज़रूरी होती थी उस टाइम पे ना, उस उधर की एडमिनिस्ट्रेशन को ज़रूरी मतलब अच्छा बनाने के लिए. From the end of the 19th century, census operations were held every 10 years. और है ना सेंसस क्या होते हैं, सर्वेज ही होते हैं. तो फिर ना उस टाइम से ना हर 10 साल में ये वाले सर्वेज होने लग गए. दीज प्रिपेयर डिटेल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल इन ऑल द प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, नोटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड ऑक्यूपेशन. और इन सर्वेज में क्या पता चलता था कि है ना कितने लोग हैं एक एक जगह पे इंडिया की, जो कि आज भी होता है जनगणना जिसे हम बोलते हैं. और कितने कास्ट के एक कास्ट के कितने लोग हैं, एक रिलीजन के कितने लोग हैं, ये सब कुछ हमें पता उससे चल जाता है कि कौन से लोग कितना काम करते हैं. देयर वॉज मैनी अदर सर्वेज, बोटैनिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, फॉरेस्ट सर्वे, तरह तरह के सर्वे हुआ करते थे. वॉट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल. और ऑफिशियल रिकॉर्ड क्या क्या नहीं बताते थे. From this vast corpus of records, we can get to know a lot, but we must remember that these were official records. They tell us what the officials thought. देखो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमें और लोगों के बारे में नहीं बता सकते क्योंकि वो ऑफिशियल है. वो सिर्फ ऑफिशियल्स मतलब ब्रिटिश ऑफिशियल्स क्या सोचते थे वो सिर्फ यही पता चल सकता है हमें उससे. हमें ये नहीं पता चल सकता कि वो उसमें उस टाइम उसके बारे में कॉमन पीपल क्या सोचते थे, है ना. तो इस वजह से देखा है कि दे टेल अस व्हाट ऑफिशियल्स थॉट. व्हाट
देखो इसका मतलब है कि ना ऑफिशियल सॉर्ट करते थे वो पता चल जाता है व्हाट दे वर इंटरेस्टेड इन, किस चीज़ में वो लोग इंटरेस्ट रखते थे, एंड व्हाट दे विश टू प्रिजर्व फॉर प्रॉस्पेरिटी, और ना उस वो ऐसा क्या वो है ना उन चीज़ों को सेव करना चाहते थे जिससे उन लोगों की बहुत वाहवाही हो, उनकी बहुत तारीफ हो. These records do not always help us understand what other people in the country felt and what lay behind their actions. और इन रिकॉर्ड से हमें ये नहीं पता चलता कि देश के और लोग क्या सोचते थे और इन लोगों के इन कारनामों के पीछे क्या क्या होता था. फॉर दैट वी नीड टू लुक एल्सवेयर. उसके लिए हमें कहीं और भी देखना पड़ेगा सिर्फ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अलावा. When we begin to search for these other sources, we find them in plenty. जब हम और sources के बारे में देखते हैं तो हमें वो भी दिखते हैं कि वो बहुत सारे हैं. Though they are more difficult to get than official records, उन्हें लेकिन ढूंढने में बहुत मेहनत लगती है. ऑफिशियल रिकॉर्ड्स देखो आर्चीव्स और म्यूजियम्स में सेव है आज तक, बट वो वाले जो रिकॉर्ड्स होते हैं ना वो बहुत छोटे छोटे लोगों ने लिखे तो वो ऐसे प्रिजर्व नहीं किए जाते थे, उन्हें ढूंढने में बहुत मेहनत लगती थी. We have diaries of people, accounts of pilgrims and travelers, autobiographies of important personalists and popular booklets and that they were sold in the local bazaars. अपन को ये पता है पहले के लोग भी लिख लेते थे तो फिर वही सारे डॉक्यूमेंट्स आज भी हमें कभी कभी मिल जाते हैं. As printing spread, newspapers were published and issues were debated in public. और ना जब जैसे जैसे न्यूज़पेपर पब्लिश होने लगे तो क्या हुआ, इश्यूज़ है ना पब्लिक में फैलने लगे. लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स रोट टू स्प्रेड देयर आइडियाज़, पोएट्स एंड नॉवलिस्ट रोट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स. लीडर्स और रिफॉर्मर्स वो है ना इसलिए लिखते थे वहाँ न्यूज़पेपर में जिससे लोगों को उनके आइडिया उनकी थिंकिंग वगैरह पता चल सके. और ना क्या नाम से पोइट्स और नॉवेलिस्ट क्यों लिखते थे, जिससे लोगों को उनकी फीलिंग्स पता चल सके कि वो कितने ज़्यादा दबाव उन पर डाला जा रहा है. ऑल दीज सोर्सेज हाउएवर वर प्रोड्यूस्ड बाय दोज हु वर लिटरेट. और ये सारे के सारे सोर्सेज कौन बनाता था, जो पढ़े लिखे लोग होते थे. From these we will not be able to understand how history was experienced and lived by the tribal and the peasants, the workers in the mines of the poor in the streets. हमें इन सब लोगों की हिस्ट्री नहीं पता चल सकती. वो क्यों? क्योंकि वो सब लोग पढ़े लिखे नहीं थे, वो लिख नहीं सकते थे. इस वजह से हम इन लोगों की हिस्ट्री तो जान ही नहीं सकते. गेटिंग टू नो देयर लाइव्स इज़ अ मोर डिफिकल्ट टास्क. इन लोगों की लाइफ के बारे में जान पाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है. येट दिस कैन बी डन इफ़ वी मेक अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट. पर हाँ ये हो सकता है अगर हम थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करें तो. When you read this book you will see how this can be done. और अगर तुम इस बुक को पढ़ोगे ना तो तुम्हें ये तो समझ आ ही जाएगा कि ये कैसे होता था, उन लोगों के बारे में कैसे जान सकते थे अपन. चलो अब ये चैप्टर तो हो गया, फर्स्ट हिस्ट्री का हो गया, सिविक्स का भी हो गया. वीडियो बनेगा चैप्टर 1 ज्योग्राफी का जो कि कल आएगा. और अगर ये वाला चैप्टर अच्छे से समझ आ गया हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना अगर उन्हें इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम. वैसे ये बहुत ईजी चैप्टर है, ईजीली समझ आ जाएगा. तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.